कौन सी एज? द एज ऑफ सेंसिबिलिटी का। ये सुबह से प्लान बना के ये सुबह से प्लान बना के आती है ना, कि मुझे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चलो अब बढ़िए। दिख रहा है रोशनी? ठीक। The this age is called the age of sensibility because reason sensible views and original genius control the literature of the time. It is also called the age of Johnson after the name of Dr. Samuel Johnson who dominated this period. ये इस एज का नाम इस समय की ओरिजिनल जीनियस और हमारे जॉनसन भैया की वजह से। वैसे ध्यान से देखा जाए तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन जो थे ना, इन्हीं की वजह से इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला गया, क्योंकि बंदा भयंकर इंटेलिजेंट था। दिस एज स्टार्टेड आफ्टर पोप्स डेथ। समझ गए कौन से पोप? अलेक्जेंडर पोप। एंड द एंड विथ द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798। समझ गए व्हाट इज द लिरिकल बैलेड? समझे नहीं लिरिकल बैलेड? एक एक करके पूछ रहा है, वन बाय वन। याद करो वो क्लास, यही क्लास लगी थी, इसी बोर्ड पे हम यहाँ समझाया था। इस कोने पे हमने एक खंड बना के जब इस एज को समझा रहे थे तो यहाँ लिखा था लिरिकल बैलेड 1798। और एक बात लिखी थी, बताया था कि ये रोमांटिक एज का आगाज था। इसको दो राइटर्स ने लिखा था, एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एक थे एस.टी. कोल्ड्रिच, और ये दोनों की जॉइंट बुक है। इस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड। आई नो इसको गा के सुनाया जाता था। इस बुक को 1798 में पब्लिश किया गया था। अब अदर जानकारियां उस समय भी बताई थी, फिर से बता रहे। इसमें जो ज्यादा पोयम है वो वर्ड्सवर्थ की है ना, और स्टार्टिंग जो पोयम है ये इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। अच्छा, ज्यादा किसकी कम, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। और कौन सा क्या बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट पोयम किस राइटर की है, या इस वर्क में इस बुक की फर्स्ट पोयम कौन सी है, इस पे नेट में क्वेश्चन आ गए हैं। ये बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। तो फर्स्ट जो पोयम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। फर्स्ट पोयम कौन सी है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। नाम सुना है, हमने कई बार जिक्र किया। हाँ, इस बुक की, हाँ बिल्कुल देखी होगी। एस.टी. कोल्ड्रिच का ये मास्टरपीस है। और लास्ट पोयम पूछी जाती है कि इस वर्क की लास्ट पोयम कौन सी थी। अब पहचान जाओगी खट से। लास्ट पोयम ऑफ दिस वर्क इज टिंटन एबे। सुनो ना, जानो पहचानो से लग रहा हो ना। सेकेंड ईयर में चाहे कहूँ हाँ तो, हाँ तो फर्स्ट ईयर में तो हो यार, सिलेबस ही मत, मैं याद है सिलेबस में तो। टिंटन, हाँ
तो भैया बहन घूमने जाते हैं। हाँ तो फिर तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। चलो समझ गए। तो ये क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आता है अक्सर कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का जॉनरा क्या है? किस टाइप का वर्क है ये? इसका जॉनरा क्या है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का? तो वो है सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरलिज्म। यार ये काउंट हमें नहीं पता, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ज्यादा है वर्ड्सवर्थ की। यार इसमें भी हल्का सा कंफ्यूजन है, लेकिन उसी की है, हमने कुछ ट्रिक से याद किया था, है ना। लेकिन एज अ रेस्पेक्ट एस टी कोल्ड्रिच की पोयम को फर्स्ट रखा गया। और अगर हम इसके हिडन सीक्रेट की बात करें, हिडन सीक्रेट की बात करें तो एक बात कही जाती है अक्सर, मतलब सुनते सुनाते लोगों से सुनी है, लिटरेचर में जो कुछ वो होते हैं ना सीक्रेट एजेंट, वो लोग कहते हैं कि वास्तव में ये बुक जो है, जो अच्छे अच्छे वर्क थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एस टी कोल्ड्रिच से चुरा लिए थे, ऐसा लोग कहते हैं, रूमर्स है। क्योंकि जीनियस तो कोल्ड्रिच ही था, है ना। और कोल्ड्रिच को ओपीएम की लत भैया ने ही लगवाई, मतलब ये सब बातें चलती हैं, है ना। ऐसा हो जाता है, लेकिन दोनों ने मिलके अच्छा कोलैबोरेशन किया जब तक साथ रहे। चलो, है ना। बीच बीच में तुम लोगों से रिवीजन भी करते जाए हम। डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, है ना, परिचय की जरूरत तो नहीं है। इस एज के भगवान सामने है, जॉनसन जी को परिचय की जरूरत तो नहीं है, इनके परिचय की जरूरत तो नहीं। छन्न गए, सन्ना गए। नहीं। तो और चलो, हम कच्छु पूछने बताने नहीं है, हमें बस एक चीज बता दो, है ना, इनके बारे में, जिनने कौन सो बड़ो काम करो है। हाँ, तीन में से एक बता दो, दो को भलो हो जाए, बच जाए अभी। हफ्ते ही भर पहले बताओ तो, हफ्ते ही भर पहले बताओ तो। दे रहे कुछ तो बता दो। ठीक है, आत्मा इतना ठंडक। चलो ज्यादा नहीं पहुंची, हिंट देने पड़ी। लेक्सिकोग्राफर। ठीक। तो डॉक्टर जॉनसन एक लेक्सिकोग्राफर थे। चलो, अब न भूल ले, दिमाग में दो चार बार खुद को थप्पड़ आकर उसको सेट कर लो। हु वाज द लेक्सिकोग्राफर? डॉक्टर जॉनसन इज द लेक्सिकोग्राफर, पर्सन हु रोट अ डिक्शनरी। चलो आगे बढ़े। इस एज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसी एज में, सेंसिबिलिटी की एज में, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, आविष्कार भी हो रहे थे साथ ही साथ। हाँ, भाप वाला इंजन, है ना।
In 1733, John Kay invented the flying shuttle. जॉन के ने एक उड़ने वाला गैजेट बनाया था। In 1764, Hargreaves invented the spinning jenny, मतलब कपड़े को बुनने वाली एक ऐसी चीज। All these contribution to the industrial revolution, ये सारे कामों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। अब लिटरेचर में हम इन लोगों को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो बस जा सा मतलब है, हम इन्हें क्या पढ़ रहे हैं। तो अब जो चीजें हम बताने वाले हैं वो वहां से नेट में आता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लिटरेचर में क्या काम। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ठीक, मिलें बनी, मिलों के बनने से उनमें वर्कर्स आए और वर्कर्स की लाइफ पे लिटरेचर लिखा गया। समझे, बहुत सारे वर्क हैं जिन पे जिन पे वर्कर्स की लाइफ को दिखाया गया। एक वर्क है मिल ऑन द फ्लोर्स, आई थिंक जॉर्ज एलियट का ही है। हाँ, ग्लास में नेगरी भी है। तो जो गांव शहर में जो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जो होती थी ना, स्पेशली सिटीज में, नहीं यहाँ मार्क्सिज्म नहीं है अभी वो, हाँ वो कार्ल मार्क्स ने भी लिखा है उन वर्कर्स पे, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। वो लिबरल लाइफ पे लिखा है उनने, मतलब उनकी आजादी पे। इसमें इनकी सिचुएशन को लिखा है। सिचुएशन मतलब समझ रहे, कैसे जीते थे, रहते थे, खाते थे। हाँ, तो सिचुएशन को बहुत बुरा बताया गया। एक बहुत अच्छा थॉट याद आ गया, शायद तुम लोगों को बड़ा अजीब भी लगेगा और पसंद भी आएगा। देखो, एक टाइम था, चाहे इंडिया हो चाहे कुछ हो, बहुत सारी होटलों पे, बहुत सारे दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम किया करते थे, ठीक, करते थे। उस समय जो लोग, ये जो दुनिया रहती थी, उनके लिए वो नॉर्मल था। अभी और पहले आओ, एक व्यक्ति बिल्कुल इसी टाइम पे आओ, ज्यादा पीछे जा रहा है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे लोग 16 घंटे काम किया करते थे। उसके बाद भी पता है, कहते थे बहुत अच्छा है, मशीनों ने हमारी हेल्प की है, मशीनों से काम जल्दी होता, लोग खुश हुआ करते थे। मतलब 16 घंटे काम करके, और नियम था काम करना है फिर सोना है, हाँ, उठते ही फिर से काम में लग जाना है। ये लाइफ थी, अच्छा लगता था, मतलब नॉर्मल था, कोई दिक्कत। धीरे धीरे समय बदला, लोगों को दिक्कत हुई, यार ज्यादा हो रहा है काम, हम हड़ताल करेंगे, इसको 12 घंटे पे लाओ। 12 घंटे हुआ, सब लोग बहुत खुश हुए, नेताओं को वोट मिली, अच्छा हुआ, लोग खुश है, हमें अपना न्याय मिल गया, हम 12 घंटे कर सकते हैं काम। उस समय सिचुएशन सोच रहा, लोग बहुत खुश थे, बहुत लंबे समय तक, कई दसों सालों तक खुश भी रहे। हमें नहीं करने 12 घंटा, बहुत गलत हो रहा है। 8 घंटा, 8 घंटा काम चाहिए, लड़ झड़ू के 8 घंटा काम करवा लो। यस, हमारी जीत हुई, है ना। वो वर्क्स लिखे गए बहुत सारे कि लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है ना। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करवाया गया है, मतलब क्रिटिसिज्म हुआ। समझते जाना, लास्ट पॉइंट पे मजा आएगा। आगे बढ़ो।
छुट्टी भी चाहिए हमें, संडे की छुट्टी भी चाहिए। हड़तालें हुई, जारी करवा लिया, ठीक है। बहुत अत्याचार हुए, हमें छुट्टियां भी नहीं मिलती थी पहले कभी। शनिवार की भी छुट्टी ले ली, वो भी करवा लिया, सिर्फ 5 दिन बचे काम के। तो याद रखना, आज हम जिस स्थिति में काम कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर में देखो, हम 8 घंटे काम करना, कोई भी लेबर आता है, लीगल है, सही है ना, नियम है, अपन एग्री भी करते हैं। 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उस पर भी एग्री करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में एक ही की मिलती है, अपन एग्री करते हैं, मतलब सुकून से एग्री कर रहे हैं, अपने पास अपने हक है। लेकिन जो भविष्य में जो लोग आएंगे ना, वो पता है क्या कहेंगे, ऐसे सहते रहे यार, कितना अत्याचार हुआ इन लोगों पे, अपने पेरेंट्स ने कितना सहा है, कितने अत्याचार हुए इन पे। 5-5 दिन कौन काम करता है, और 8 घंटे, समझ गए। तो यहाँ एक सीखने वाली बात मिलती है हमें, हर सिचुएशन सही होती है, फर्क पर्सपेक्टिव का होता है। और एक इंसान की ग्रीड की जरूरत, एक इंसान की ग्रीड होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन में भी हैप्पी नहीं रह सकता, है ना। तो इतना सब होने के बाद किसी महान व्यक्ति ने कहा कि जैसो है अच्छा में खुश रहे वो सीखो। इतनी सी बात जरूर थी, लेकिन उसको समझाने की कहानी इतनी बड़ी होती है ना। कभी भी अपनी सिचुएशन को कोसो नहीं, कोसने वाले बाद भविष्य के लोग कोसेंगे, मतलब रोएंगे, तो किस्मत यही है ना। सरकार ने भी नियम बना के रखे हैं, 8 घंटे काम है, ये है वो है तो है, ठीक। आज जैसे कि हमें 2 पीरियड मिलते थे, अब हमें 4 मिलेंगे, तो हम इस पर रोएंगे थोड़ी, अगर रो के बैठेंगे, हो गई बात। सिचुएशन से खुश रहो, सिचुएशन वर्स से वर्स सिचुएशन आएंगी। सोचो दुनिया कैसे सोचती है ना, इंटरेस्टिंग बात। कुछ भी स्थिर नहीं है, तो ऐसे चीजें को सोचना चाहिए इस क्रिटिकल थिंकिंग से, दुनिया बहुत वो है। चलो ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये था। इस वर्क को याद रखना, इस चीज को, है ना, स्टीम इंजन। उसी की वजह से आज हम लोग मोटरसाइकिलों से घूम पा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना। इसकी वजह से आज एरोप्लेन आ पाए हैं, और इसकी वजह से हम लोग आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये थे वो 3 शुरुआती काम, जिनकी वजह से आज हम इतने डेवलप्ड हैं। ठीक, चलो। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो शहर भी बनेंगे फैक्ट्रियों के आसपास। सीधा सिंपल कहानी है, जहां फैक्ट्री बनती है तुम देखो अक्सर वहां पे पूरे टपरे टपरी लग जाते हैं, लोगों के व्यापार चलते हैं। अरे बिल्कुल सरल भाषा में एनटीपीसी ले लो। एनटीपीसी के पास में जो सड़ोसो गांव है तो चोरबरेटा, वो ऐसा शहर डेवलप हो रहा है, ऐसा एरिया बन रहा है कि जहाँ के, जिनके पहले घरों में पनी लगी थी, पनी खड़े रहते ऊपर, है ना, दीवार के नाम पर सिर्फ टटेराते, टटेरे लगे थे, उनके घर में 2-2 मार्शल खड़ी हैं अब।
दो मंजिला घर है उनके, और इतने कमरे बनवा लिए उनने, तरह से लोग ढसे रहते हैं, है ना। तो कैसे डेवलप, हाँ, अब उसका नाम भी बदलवा दिया है ना। बरहेटा नाम के एक ऋषि रहते थे, चोर इसलिए लगा हुआ था वहां पे क्योंकि इजीली चोरियां हो जाती थी, जंगल वीरान था। सरकार हेलीकॉप्टर से देखा था खाली एरिया किधर है, कोयला कहाँ से पास पड़ेगा, है ना, इंडस्ट्री लगाने के लिए। उनकी नजर पड़ी का सबसे वीरान एरिया जो ही है, सबसे अनडेवलप्ड। उनने कही भैया करवाओ दे जंगल है साफ, आस पास ये कई गांव फंसो, कई बगाओं है तो अपन शिफ्ट कर दे हैं। जितने खेतों की जमीन गई सवेरे वही गांव के लोग हते, पथरेली जमीन ये कच्चू न हो तो नीचे इंडस्ट्री लगी है तो नीचे मजबूत चाहिए ना बेस, तो मजबूत पत्थर वाली जमीन, गई बात। फंसा दो एनटीपीसी, चल गए भाग गए। तो याद रखना, भाग्य सबका बदलता है ना। कुछ किस्मत से ले जाते हैं, कुछ मेहनत भी होती है, हालांकि वहां के लोगों ने सहा भी है, उनकी जनरेशन ने सहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि फ्री फ्री में मिल गया हो, लोग फ्री में फालतू बोलते हैं, जनरेशन ने सहा है। वहां के कई बच्चों ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो ईश्वर को सबकी खबर होती है कि मिलेगा मिलेगा। देयर वाज रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में भी तरक्की हुई। ब्रिटिश फाउंड इट्स एम्पायर इन इंडिया 1757, लॉस्ट इट्स अमेरिकन कॉलोनी इन 1776। सोचो, इंडिया से पहले तो जो लोग अमेरिका है लूट चुके थे, और इंडिया में 1757 में ही इनने अपनो झंडा गाड़ लो तो अच्छे से, और 100 साल लगे एक विद्रोह होने में, 1857 की क्रांति, उसको बोला जाता है सिपॉय म्यूटिनी इंग्लिश में। कई बार इस पे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं फर्स्ट पेपर में, सिपॉय म्यूटिनी क्या था, कब हुआ था। तो डोंट बी कंफ्यूज, प्रथम क्रांति भारत की, ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट है, इसको अपन पढ़ेंगे। इस बात पे अपनी बहुत सारी चर्चा हो गई है, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कुछ याद है। चलो देखो फिर भी सरल भाषा में समझा रहे हैं। इस समय के दो महान विचारक थे, है ना, वोल्टेयर, आई थिंक जॉन वोल्टेयर था इनका नाम, और दूसरे थे जीन जैक रूसो। पॉलिटिकल साइंस के बहुत महान फिगर हैं ये लोग। इनने लोगों के लिए, क्या काय के लिए, हकों के लिए बहुत कुछ लिखा। चलो फिलहाल बात करते हैं, जब लुई 16 था अपनी गद्दी पे, उसकी वाइफ का नाम भी बात बता दिया, मैरी एंटोनेटी। तो इस बंदे ने अय्यासी में बहुत पैसा उड़ाया। अय्यासी में कैसा उड़ाया, मतलब बहुत ज्यादा। सोचो एक आदमी कितना हद से ज्यादा अय्यास हो सकता है कि अपने ऐशो आराम के लिए उसने, अपनी फालतू बातों के लिए उसने पूरे राज्य को कर्जे में डुबा दिया था। मतलब अमेरिका से झूठी दोस्ती, अमेरिका से इनने सिर्फ, अमेरिका को कर्ज किस लिए दिया था पता है, सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उस पे ब्रिटिशर राज कर रहे थे, और ब्रिटिश और फ्रांस की कब्बो नहीं बनी। 100 ईयर वॉर हुए हैं, हम बताना भूल गए तुम्हें, 1349 के आसपास से, 13 सॉरी
हाँ 1349 से 1450 के अराउंड, मतलब 1350 से 1450 के आसपास तक 100 ईयर वॉर चला। हम डेट गलत बता सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन सही है, लेकिन तो उस समय ये बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि रोज ही लड़ते ही रहते थे 100 ईयर वॉर, लेकिन आए दिन एक दूसरे पे मालूम है ऐसे खड़े हो जाते तलवार लेके, कभी भी कछु भी बात वही खड़े हो गए सामने और दे दे, मतलब जैसे वो देते ना, दो दोस्त खड़े हैं, मान लो एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, दूसरों ने पकड़ लिया तब तक तो ठीक है, छोड़े वो फिर दे एक दूसरे में तमाचा ही तमाचा, तनक देर फिर रोके, थोड़ी देर बाद फिर हन वो शुरू हो गए, है ना। ऐसे थे फ्रांस, और फ्रांस ने अपने जई चोचले में अमेरिका वहां पे वो कब्जा किए था, दे दो कर्जा, कहीं कितो चाहिए थी आजाद हो गई जो ले, खुद के धबला पटा ले, धबला कैसे पट गए, जनता से वसूलन लगे, तो भैया तुम्हारी दोस्ती तुम एक तरफ रखो, है ना। अच्छा, और ससुराल वालों भी दे दो, तो जिनकी जो वाइफ थी, है ना, स्पेन में, उन्हें सी दे दो खूब। हाँ, तो ये भी बड़ी खतरनाक थी, मतलब पब्लिक ने यार समझ गई कि यार मूर्ख राजा है, तो फिर इसके लिए ना बहुत ज्यादा वो हुई, वहां पे आंदोलन हुआ, और हमने 3 स्टेज बताई थी। हाँ, क्लर्जीमैन, नोबिलिटी और पीसेंट्स, याद करो ये 3 शब्द बताए थे सेम। तो क्लर्जीमैन चर्च अथॉरिटी, नोबिलिटी जमींदार लोग, और कौन पीसेंट मतलब रियार। तो इनने कहा कि राजा अच्छो नहीं है, पब्लिक ने, फिर से बोलो, नोबिलिटी बीच में, जमींदार लोग, वो हमने जमींदारों के बारे में बताया था कि ये लोग ये लोग नाइट्स रखते थे, नाइट्स जमींदार लोग रखते थे, मतलब अ, और नाइटों को पेमेंट नहीं मिलती थी, उनको जमीन मिलती थी, नाइट्स को जमीन मिलती थी, उस जमीन पे जितना भी कमाई होती थी वो पूरी नाइट की होती थी। अरे चर्च वाले, देखो कहानी कैसी थी, मान लो कि एक किसान ने 100 रुपया कमाया, समझना, 100 रुपया कमाया, उसमें से 30 रुपया चर्च ले लेगा, 30 रुपया जमींदार ले लेगा, बंद कर दो, ठीक है। बचा सिर्फ 30 रुपया उसके पास, जबकि उसकी लग गई खेत में 50 रुपया थी। अब वो कर्ज लेने फिर जमींदार के पास जाएगा, तो फिर कर्जे में डूबेगा, ऐसे में लोग जमीन से हाथ धो धो देते थे। ये बहुत बना है भाई, भगवान, लिटरेचर बहुत खतरनाक है। ये स्थिति थी, तो लोगों ने मिलके कई का जो राजा लूट ले है, जाए निपटवाओ। और राजा क्या है, क्लर्जी और नोबिलिटी की सुनता था, हर फैसला नहीं के पक्ष में होता था, तीसरे ग्रुप को कभी सुना ही नहीं। तो तीसरे ग्रुप में लोग ज्यादा थे, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ आ गए, और उनने कही भाई सारे मरवा करें, और उस राजा किंग का पब्लिक एग्जीक्यूशन किया था, पब्लिक में। हाँ, उस मशीन का नाम याद नहीं आ रहा, ऊपर से 300 किलो का आरा होता था, वो आपकी इस कमजोर गर्दन पे सीधा गिरता था, तो कोई हालत में आप बचने की उम्मीद नहीं होती। ससुराल वालों में पैसा दे दो तो
जरूरी नहीं है कि ससुराल वाले दामाद बचाएं। तो ये तेरी समस्या है, मोड़ी मोड़ी वापस आ जा, दूसरो ब्याह कर दे हैं। समझ गए? बड़े लोगों के बड़े चोचले। कर्ज ज्यादा अब भी जो बच गो दामाद तो चाहे चुकान वापस देने पर है। ज्यादा कर्जा हो जाए तो कहीं तो हाथ दूर हो जाओ, मोड़ी वैसे ही मान जात। ये बड़ी कहानियां है, छोड़ो। चलो कल देखेंगे, है ना?